वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने गुलाम वंश को कवर किया था। और आज हम एक नए वंश को पढ़ने जा रहे हैं जो है खिलजी वंश, या फिर मैं कहूँ खिलजी क्रांति। या इसमें हम एक जो ज्वलंत शासकों के, ज्वालामुखी के समान ज्वलंत शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का नाम सुनते ही एक नरेंद्र मिश्र थे, उनकी कविता याद आती है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजा रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ठीक है, तो खिलजी वंश, ये जो कहानी है, वो ये जो पोयम है वो खिलजी वंश से ही संबंधित है। ऐसे ऐसे क्रूर शासक रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का खिलजी वंश का भारत में क्या हुआ, शासन रहा। अब खिलजी वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। किसको जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। जो जलालुद्दीन खिलजी था, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी जो इससे पहले जो लास्ट सेकंड जो गुलाम रहा था, कौन, कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद जो गुलाम रहा था उसके काल में क्या था, सेनापति था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अब सेनापति था कैकुबाद का। तो हुआ क्या, जब कैकुबाद को रोग हो गया, बीमारी हो गई, कौन सी, लकवा मार गया था। ठीक है, पैरालाइज हो गया था। तो उसके बाद एक पुत्र होता है इसका, कौन, क्यूमर्स। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्यूमर्स जो होता है इसका पुत्र होता है, और वो कितने साल का होता है, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष का पुत्र जब गद्दी पर बैठता है तो षड्यंत्र के द्वारा जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो क्या करता है, इसे मरवा देता है, इसकी हत्या करवा देता है, और स्वयं कहाँ बैठ जाता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। ये क्या होता है, जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो क्या होता है, एक गैर तुर्क होता है। ठीक है, गैर तुर्क होता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। होता क्या है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था वो भी अफगानिस्तान के ही निवासी रहे होते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब मंगोल का आक्रमण होता है भारत में 1228 ईस्वी में, जब ख्वारिज़्म शाह को जीतकर वो भारत आता है, तो उस समय क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी अफगानिस्तान के निवासी होते हैं, और ये उस समय कहाँ, मध्य भारत में रह रहे होते हैं। जब मध्य भारत में मंगोलों का आक्रमण होता है तो ये अपनी नई परंपराएं शुरू करते हैं और एक नए वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद हबीब थे, उन्होंने इसे खिलजी क्रांति का नाम दिया। खिलजी क्रांति, खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा क्यों गया, तो खिलजी वंश को खिलजी क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि जो खिलजी वंश के शासक थे वो न तो खलीफाओं से प्राप्त थे, खलीफाओं से प्राप्त शासन क्या था, न ही तुर्कों द्वारा ये शासन पर बैठाए गए थे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाए गए थे, और न ही जातिवाद के थ्रू क्या थे, दिल्ली सल्तनत पर बैठे थे। इन्होंने क्या करा था, इसने क्या करा था, इसने क्यूमर्स को मारकर एक गद्दी संभाली थी, और ये क्या था, इल्बरी तुर्कों से भिन्न थे। जो खिलजी वंश था वो क्या था, इल्बरी तुर्कों से क्या था, भिन्न था। ठीक है, क्यों, कैसे भिन्न रहा होगा, तो हमने देखा था कि जो मोहम्मद हबीब ने खिलजी क्रांति कहा, और वो कहा किसके द्वारा, जातिवाद से अलग होने के कारण, खलीफाओं से अलग होने के कारण, और तुर्कों द्वारा न बैठाए जाने के कारण। तो मध्य भारत में जब इनकी परंपरा अलग हो गई तो ये इल्बरी तुर्कों से क्या हो गए, भिन्न हो गए। ठीक है, अब जिस कारण जब ये दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, कब, 1290 ईस्वी में जब ये दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, तो दिल्ली की जो जनता होती है, जो इसकी प्रजा होती है, वो क्या करती है, इसका स्वागत नहीं करती। अब तुम नए, पहले कोई और वंश है, इल्बरी तुर्क चल रहे हैं, तो एक नए वंश आ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में से अगर किसी को बनाता, गुलाम वंश में अगर इल्बरी तुर्क में से ही किसी कोई सत्ता पर बैठता, दिल्ली सल्तनत पर बैठता, तो जनता उसका स्वागत करती। लेकिन होता क्या है, एक इल्बरी तुर्क से भिन्न जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान होता है तो उसका जो जनता होती है वो स्वागत नहीं करती है। ठीक है, अब इसका जनता ने स्वागत नहीं करा, फिर होता क्या है, जलालुद्दीन जो होता है एक निष्ठावान, दयालु और
उदार व्यक्ति होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, 70 साल का बूढ़ा आदमी होता है। 70 साल का बूढ़ा आदमी जब बैठेगा तो दयालु तो होगा ही, ठीक है। शासन पर तो बैठ गया है, क्योंकि 3 वर्ष का कोई क्यूमर्स बैठ रहा है, 3 वर्ष का एक उत्तराधिकारी बैठ रहा है, तो वो 3 वर्ष का क्या करेगा दिल्ली सल्तनत पर बैठकर, तो उसकी हत्या करके ये बैठता है। तो ये क्या होता है, दयालु होता है, उदार व्यक्ति होता है। अब इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं, तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद का जो महल था, कहाँ, कोलाबरी में, कोलाबरी महल, ठीक है। कैकुबाद का एक कोलाबरी में जो महल था, वहाँ इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। उसी महल में ये क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या भी करता है। उसके बाद एक षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र में जिसका पता नहीं चलता है कि किसने मारा, तो वही चीज़ क्या होता है, वही चीज़ के कारण क्या होता है, इसका कैकुबाद में, कोलाबरी महल में क्या होता है, इसका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक जब होता है, राज्याभिषेक जो ये कोलाबरी महल था, जो ये कोलाबरी महल था, उसको बलबन का लाल महल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि बलबन का लाल महल कहाँ स्थित था, तो बलबन का लाल महल जो था वो कोलाबरी में स्थित था। अब एक वर्ड कहा था इसने क्या था, एक वाक्य कहा था अपने लिए, तो वो वाक्य क्या था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने की आदत नहीं है, ठीक है। 70 साल का जब बुजुर्ग कोई सिंहासन पर बैठेगा तो वो रक्त बहार करेगा क्या, अपनी लास्ट स्टेज में है तो रक्त बहार का करेगा क्या। तो यही चीज़ में ये क्या बोलता है, एक सेंटेंस बोलता है। क्या सेंटेंस कहता है अपने लिए, वो कहता है मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ और मुझे मुसलमानों की रक्त बहाने की आदत नहीं है। अब ये क्या करता है, अपनी जो राजधानी बनाता है ना, वो कोलाबरी को ही बनाता है। अब कोलाबरी को ही क्यों राजधानी बनाया, इसके पीछे भी कारण होता है। इसके पीछे ये कारण होता है कि जो कैकुबाद होता है, जो कैकुबाद था वो इसी महल में, कोलाबरी में ही अपना प्रशासन चला रहा था। तो इस वजह से क्या था, वो जो कोलाबरी था वो एक डेवलप क्षेत्र था, ठीक है, डेवलप क्षेत्र था। इसलिए ये क्या करता है, अपनी राजधानी भी किसे बनाता है, कोलाबरी को बनाता है। अब इसी के काल में क्या होता है, एक दक्षिण भारत का अभियान होता है, और वो करता कौन है, वो इसी का भतीजा और दामाद, ठीक है। भतीजा होता है जो दामाद होता है इसका, तो वही जो भतीजा होता है, दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करता है, दक्षिण भारत का अभियान करता है इसी के समय में। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो राजतत्व था वो एक उदार और निरंकुशवाद राजतत्व रहा, ठीक है, उदार और निरंकुशवाद राजतत्व रहा, क्योंकि 70 साल का बूढ़ा है तो राज कर रहा है, तो उदार और निरंकुशवाद इसका क्या रहता है, राजतत्व रहता है। अब ये क्या करता है, एक नए विभाग की क्या करता है, स्थापना करता है, एक नए विभाग को बनाता है। वो विभाग कौन सा है, वो विभाग होता है दीवान ए वकूफ़, ठीक है। कौन सा विभाग होता है, दीवान ए वकूफ़। अब दीवान ए वकूफ़ क्या है, दीवान ए वकूफ़ जो होता है, जो व्यय कर रहे हैं, ठीक है, जो राजतत्व में व्यय हो रहा है, उस व्यय के जो कागजात हैं उनको संभालने का क्या करता है, ये विभाग कार्य करता है, उनको संभालने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो शासन था, जो शासन कर रहे थे, जो मंत्रिमंडल थे, उनमें भी भ्रष्टाचार था, ठीक है। तभी तो वो एक नए विभाग की स्थापना कर रहा है, दीवान ए वकूफ़ की, ठीक है। तो उस समय भी भ्रष्टाचार चल रहा होता है, इसलिए ये क्या करता है, एक दीवान ए वकूफ़ की स्थापना करता है, एक नए विभाग की क्या करता है, स्थापना करता है। अब 1296 ईस्वी में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा और दामाद है, वो क्या करता है, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी में एक शासन राज कर रहे होते हैं, वो होते हैं रामचंद्र देव, हिंदू शासक होते हैं। रामचंद्र देव को 1296 में क्या करता है, लूटता है और आता है किसके पास, कड़ाधाम में, किसके पास, जलालुद्दीन खिलजी के पास। जब ये जलालुद्दीन खिलजी के पास कड़ाधाम में पहुंचता है, तो कड़ाधाम में पहुंचते ही ये अपने दो सैनिकों के थ्रू, सलीम और हूद, इसके क्या होते हैं, 2 सैनिक होते हैं, उनके द्वारा क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। जब ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है, तो स्वयं क्या करता है, 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और एक नया शासन आता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का जो दूसरा शासक बैठता है, वो होता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और ये अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उनको मारकर क्या था, गद्दी पर बैठता है,
और ये क्या करता है, डिज़र्व भी करता था इस चीज़ को कि चाचा की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठना डिज़र्व करता था। क्यों डिज़र्व करता था? क्योंकि 70 साल का बूढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, और पॉलिटिक्स थी तो उस समय ऐसा होता रहता था कि इस शासक को हटाओ दूसरा शासक बैठो। तो वही चीज़ है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद 1296 ईस्वी में क्या करता है, खिलजी वंश के शासन पर शासन करता है। और ये 1296 से 1316 तक क्या करता है, शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। अब इसका जो मूल नाम होता है या फिर बचपन का नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है अली गुरसास्प। क्या होता है, अली गुरसास्प। दूसरी बात, ये जो अपनी राजधानी बनाता है वो बनाता है सिरसा को। किसको बनाता है, सिरसा को। अब सिरसा जो था ना, सिरसा इसके द्वारा बसाया गया एक शहर था। ये क्या है, स्वयं एक शहर बसाता है, ठीक है, स्वयं क्या करता है, एक नया शहर बसाता है, उसका नाम क्या रखता है, सिरसा रखता है, और उसको क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। दूसरी चीज कि सुल्तान बनते समय ये क्या होता है, सूबेदार होता है। कहाँ कहाँ का सूबेदार होता है, एक होता है कड़ा का सूबेदार, कड़ा जो गंगा नदी के तट पर था, जहाँ जलालुद्दीन की मृत्यु कर देता है ये अपने 2 सैनिकों के साथ, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो वहाँ का क्या होता है, उस समय सूबेदार होता है। और एक और जगह का सूबेदार होता है, वो होता है मनिकपुर का सूबेदार। कहाँ का सूबेदार, मनिकपुर का सूबेदार। अब जलालुद्दीन की तो ये मृत्यु करता ही करता है, उसके साथ उसके 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से, अरकली खां और गुरसास्प। कौन कौन से 2 पुत्र होते हैं, एक होता है अरकली खां और एक होता है गुरसास्प। तो उन दोनों की मृत्यु भी क्या कर देता है, ये कर देता है शासन के चक्कर में, ठीक है, शासन के चक्कर में जलालुद्दीन के साथ साथ उसके 2 पुत्र अरकली खां और गुरसास्प की क्या कर देता है, मृत्यु करवा देता है, हत्या करवा देता है। अब इसके जो सपने होते हैं ना वो बहुत ऊंचे होते हैं। ये क्या करता है, ये सोचता है सिकंदर ए सानी की उपाधि से अपने आप को नवाजता है, ठीक है, सिकंदर ए सानी। अब सिकंदर ए सानी क्या हुआ, सिकंदर ए सानी मतलब विश्व विजय बनने की चेष्टा रख रहा होता है, और इसको एक और नाम देता है, जो इसका सेनापति होता है वो इसको एक नाम देता है, वो होता है सिकंदर द्वितीय, ठीक है, सिकंदर द्वितीय। तो ये क्या होता है कि सिकंदर विश्व विजय बनने की चेष्टा रखता है, इसलिए इसको क्या है, एक उपाधि मिलती है। कौन सी, सिकंदर ए सानी की उपाधि या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि। अब ये जब सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त करता है मलिक काफूर से, मलिक काफूर होता है, मलिक काफूर इसे देता है सिकंदर ए सानी की उपाधि। तो ये उस उपाधि को क्या करता है, अपने सिक्कों पर अंकित करवाता है। सिक्के पर क्या अंकित करवाता है, सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय के नाम के सिक्के चलाता है। अब इसका एक सेनापति होता है, बहुत ही श्रेष्ठ और साहसी सेनापति होता है, वो होता है कौन, जफर खां। कौन होता है, जफर खां। और जफर खां जो होता है वो मंगोलों से आक्रमण, मतलब मंगोलों से जब युद्ध होता है जफर खां का, तो उस समय क्या होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है युद्ध के दौरान। अब मंगोल इससे इतने प्रभावित होते हैं इस जफर खां से कि वो 30 कोस पीछे हट जाते हैं उसी रात क्या होते हैं, 30 कोस पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने सेनापति रखे होते हैं इसने, जिससे मंगोल भी डर के 30 कोस का एक कोस मतलब 2 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, तो 30 कोस हो गया यहाँ पर 60 किलोमीटर। आप अंदाजा लगाओ, 60 किलोमीटर पीछे हट जाते हैं मंगोल। अब इसकी उपाधि जो थी, इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण करी। दूसरी उपाधि इसने नासिर आमिर उल मोमिन, क्या उपाधि, नासिर आमिर उल मोमिन, मतलब खलीफा का संरक्षक, ठीक है, खुद को क्या कहता था, एक खलीफा का संरक्षक कहता था, और उसी के आधार पर इसने अपने आप को क्या, नासिर आमिर उल मोमिन उपाधि से नवाजा। दूसरी उपाधि की बात करते हैं, इसने एक और उपाधि पाई थी, यामीन उल खिलाफत। कौन सी, यामीन उल खिलाफत, मतलब खलीफा का दाहिना हाथ, ठीक है, खलीफा का दाहिना हाथ, मतलब एक खलीफा के समान ही क्या था, शासन कर रहा था, खलीफा के समान ही शासन कर रहा था, उनके ही अधीन था, इसलिए इसने अपने आप को क्या कहा, खलीफा का दाहिना हाथ कहा, या फिर यामीन उल खिलाफत कहा। अब साम्राज्य विस्तार की बात करूं तो इसने उत्तर और दक्षिण दोनों साम्राज्य पर अपना साम्राज्य का विस्तार करा, ठीक है। अब गुजरात
विजय, गुजरात विजय, इसने जो 1298-99 में क्या करा था, गुजरात की विजय करी थी। उस समय क्या था, वहाँ एक हिंदू शासक शासन कर रहे थे, वो थे कर्णबहुत। कौन से नाम के थे, तो कर्णबहुत एक शासक होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है, इसका गुजरात का युद्ध होता है 1298-99 में, और वो कहाँ भाग जाते हैं इस युद्ध के बाद, वो चले जाते हैं देवगिरी में। देवगिरी में भी एक शासक रहे होते हैं, वो होते हैं राजा रामचंद्र। ठीक है, राजा रामचंद्र होते हैं, वहाँ शासक कर रहे होते हैं, तो उनके पास शरण ले लेता है। ठीक है, और जो उनकी पत्नी होती है कमला देवी, ठीक है, जो उनकी पत्नी होती है कमला देवी, उनसे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। अब यहीं से लौटते समय, यहीं से जब ये लौट रहा होता है, तो इसको क्या मिलता है, एक गुलाम मिलता है, और वो गुलाम कौन होता है, मलिक काफूर। कौन होता है, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कहूँ तो ये करण जौहर की राशि का, ठीक है, कन्या राशि के समान होता है, तो वही मलिक काफूर मिलता है। वो मलिक काफूर को ये क्या करता है, 1000 दीनारी में खरीदता है। कितने में खरीदता है, 1000 दीनारी में। ठीक है, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा गया, मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया। 1000 दीनार में बिकने के कारण जो मलिक काफूर था उसे 1000 दीनारी कहा गया। क्वेश्चन बनता है, 1000 दीनारी किस गुलाम को कहा जाता है, तो 1000 दीनारी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मलिक काफूर को। ठीक है, दूसरा, अब 1296 ईस्वी में क्या करता है, ये देवगिरी पर हमला करता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में, मलिक काफूर के नेतृत्व में। जब ये मलिक काफूर के नेतृत्व में हमला करता है तो देवगिरी में एक शासक रहे होते हैं। कौन शासक होते हैं, वो होते हैं कौन से, रामचंद्र देव। ठीक है, इनके बीच जब युद्ध होता है तो एक संधि हो जाती है उस समय। वो संधि क्या होती है कि राजा रामचंद्र कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, हर वर्ष अलीचपुर की आय आपको दान में दूंगा, या फिर एक तरह से कर समझ लो। ठीक है, संधि में ये क्या कहते हैं, अलीचपुर की आय क्या करूँगा, हर वर्ष आपको दी जाएगी। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अब होता क्या है, 1305-1306 ईस्वी में ये क्या करते हैं, कौन, राजा रामचंद्र जो देवगिरी के शासक होते हैं, ये क्या करते हैं, आय नहीं भेजते हैं। जब ये आय नहीं भेजते हैं तो जो मलिक काफूर क्या करता है, यहाँ आक्रमण कर देता है। देवगिरी में क्या करता है, आक्रमण कर देता है। जब ये देवगिरी में आक्रमण करता है तो जो राजा रामचंद्र होते हैं, देवगिरी के शासक जो राजा रामचंद्र होते हैं, उन्हें क्या करता है, बंदी बना लेता है और दिल्ली किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है, सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। हालांकि ये ऐसा शासक होता है ना, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक होता है जो मतलब युद्ध से ही राजनीति को नहीं जीतता, बल्कि अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, वो कहता है कि युद्ध से ही नहीं जीता जाता कोई शासन, इसलिए क्या करता है, उनको अपने अधीन कर लेता है, अन्य राजाओं को अधीन कर लेता है। हालांकि युद्ध भी करता है। तो जब ये सम्मानपूर्वक इनसे व्यवहार करता है तो 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद क्या करता है, इन्हें उपाधि देता है राजा रामचंद्र को। कौन सी उपाधि, राय रायन की उपाधि। कौन सी उपाधि देता है, राय रायन की उपाधि। क्वेश्चन बनता है कि राय रायन की उपाधि, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि से किसे सम्मानित करा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राय रायन की उपाधि दी थी वो रामचंद्र देव को दी थी। एक राय रायन की उपाधि देता है और 1 लाख सोने का टका देते हैं। ठीक है, 1 लाख सोने का टका देता है और नवसारी पूरा क्षेत्र क्या करता है, उनको दे देता है। ठीक है, नवसारी क्षेत्र, 1 लाख सोने का टका और राय रायन की उपाधि के साथ 6 महीने बाद क्या करता है, इन्हें लौटा देता है। अब ये उत्तर में भी हमले करता है, दक्षिण में भी हमले करता है। अब इसके हम लोग अन्य हमले जो दक्षिण में हमले हैं उनको पढ़ते हैं। तो होता क्या है, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसके बाद दक्षिण विजय अभियान करता है। ठीक है, दक्षिण विजय अभियान में इसका जो पहला अभियान होता है वो कहाँ होता है, बारंगल में होता है। बारंगल कहाँ, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ क्या होता है, ये क्या करता है, दक्षिण विजय का अभियान शुरू करता है। वहाँ जो शासन कर रहे होते हैं, वो कौन शासन कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं प्रताप रुद्र। कौन होते हैं, प्रताप रुद्र होते हैं, जो एक काकतीय वंश के शासक होते हैं। ठीक है, काकतीय वंश के शासक होते हैं। और वहाँ जब आक्रमण करता है मलिक काफूर, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो स्वयं आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, आक्रमण के लिए वो किसे भेज रहा होता है, मलिक काफूर को भेज रहा होता है। तो मलिक काफूर जब आक्रमण करता है और विजयी होता है कहाँ, प्रताप रुद्र से, आंध्र प्रदेश बारंगल में, तो
प्रताप रुद्र क्या करते हैं, उसे कोहिनूर हीरा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं मलिक काफूर को। मतलब होता क्या है, प्रताप रुद्र जो होते हैं वो मतलब अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, किसके प्रति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रति अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद कोहिनूर हीरा दिया जाता है किसको, मलिक काफूर को, और मलिक काफूर देता है किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। अथाह प्रेम है, कोहिनूर हीरा तक का दे रहा, ठीक है। आज के टाइम पे किसी के पास आ जाए तो वो बताए भी ना, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा का कर देगा, अलाउद्दीन खिलजी को दे देगा मलिक काफूर। अब 1299 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण होता है, कहाँ, जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ होता है, जैसलमेर में। और वहाँ जो शासन कर रहा होता है वो शासन कर रहा होता है दूधा और उसका सहायक शासन कर रहा होता है, ठीक है। ये सारे अभियान जो करता है वो सिर्फ मलिक काफूर कर रहा होता है, ठीक है। दूधा और उसके सहायक को हरा देता है, ठीक है, 1299 ईस्वी में। फिर जो तीसरा इसका आक्रमण होता है वो होता है 1310 ईस्वी में। कहाँ, रणथंबोर में नुसरत खां, ठीक है, नुसरत खां के नेतृत्व में क्या होता है, रणथंबोर का विजय होती है। पर जो नुसरत खां होता है, जो इसका सेनापति नुसरत खां होता है, वो क्या होता है, इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा जो आक्रमण है, जो जाना माना आक्रमण है, वो है चित्तौड़ और मेवाड़ विजय, ठीक है। चित्तौड़ और मेवाड़ विजय, ये हाँ सिर्फ लूटपाट नहीं था, ये किसकी वजह से हुआ था, ये हुआ था रानी पद्मावत की वजह से, ठीक है, 1303 ईस्वी में। तो चित्तौड़ और मेवाड़ उस समय जो अधीन थे वो थे किसके अधीन, वो थे राजपूत शासक राजा रतन सिंह के अधीन। किसके अधीन थे, राजपूत शासक राजा रतन सिंह के अधीन। और राजा रतन सिंह के जो सेना में शामिल थे, ऐसे ऐसे शासक शामिल थे, घोड़ा और बादल नाम सुना होगा, तो घोड़ा और बादल जैसे शासक थे। घोड़ा और बादल कहा जाता है कि जो पद्मावत में लिखा है, पद्मावत मोहम्मद जायसी की द्वारा लिखी गई है, पद्मावत में लिखा गया है कि घोड़ा और बादल जो थे वो उनकी सीस कट जाने के बावजूद भी वो क्या थे, लड़ रहे थे, किनसे, खिलजी की सेना से। तो खिलजी की सेना से क्या हुआ, युद्ध होता है। प्रथम जो युद्ध होता है उसमें तो खिलजी हार जाता है, और क्या करता है, दोबारा बुलाता है राजा रतन सिंह को, अपने शासन में बुलाता है, ठीक है। जब शासन में वो जाते हैं तो उनको क्या करता है, बंदी बना लिया जाता है। और उसके बाद रानी पद्मावत जाती है एक सेना को लेकर, कहाँ, खिलजी के दरबार में, खिलजी के शासन में, जहाँ युद्ध होता है। अब जब रानी पद्मावत, जब राजपूत शासक राजा रतन सिंह को ये मार देता है, तो उसके बाद जो रानी पद्मावत होती है वो क्या करती है, अपनी दासियों के साथ क्या करती है, जौहर कर लेती है। और इसी से तिलमिला उठता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वो क्या करता है, 30,000 राजपूतों का क्या करता है, वध कर देता है, ठीक है। इससे तिलमिलाकर क्या करता है, 30,000 राजपूतों का वध कर देता है। अब होता क्या है, फिर चित्तौड़ का एक शासक होता है खिज्र खां, ठीक है। चित्तौड़ में जब वो राजा रतन सिंह को जीत जाता है तो उसके बाद अपना एक शासक रखता है वहाँ। कौन रखता है, वहाँ रखता है वो खिज्र खां। कौन रखता है, खिज्र खां रखता है एक शासक। जिसके बाद जो खिज्र खां होता है वो चित्तौड़ को क्या कर देता है, खिज्राबाद कर देता है। क्या नाम दे देता है उसका, खिज्राबाद नाम दे देता है। अब दूसरा जो आक्रमण होता है इसके बाद वो होता है होयसल पर। कहाँ होता है, होयसल पर। वो होता है 1311 ईस्वी में। और वहाँ जो शासन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं वीर बल्लाह तृतीय पर। कौन कर रहे होते हैं, वीर बल्लाह तृतीय शासन कर रहे होते हैं। वहाँ भी मलिक काफूर क्या करता है, उसको विजय कर लेता है और उसको अपने अधीन बना लेता है। इसके बाद जो छठा आक्रमण होता है इसका, वो होता है पांड्या के माबार या फिर मालाबार, ठीक है। पांड्या उनकी वहाँ की वो थी, वंश था एक तरह का, तो पांड्या वंश के माबार और मालाबार पर आक्रमण करता है। अब वहाँ जो मालाबार या फिर माबार जो था, वहाँ दो शासक थे। कौन कौन से, एक थे सुंदर पांड्या, एक थे वीर पांड्या। और सुंदर पांड्या और वीर पांड्या क्या थे, आपस में क्या होते हैं, लड़ रहे होते हैं। सुंदर पांड्या और वीर पांड्या क्या होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। होता क्या है, वीर पांड्या जो होता है वो सुंदर पांड्या को पराजित कर देता है युद्ध में। जब सुंदर पांड्या को वीर पांड्या पराजित करता है तो सुंदर पांड्या क्या करेगा, सुंदर पांड्या क्या करता है, मलिक काफूर से जा मिलता है, मलिक काफूर के में शरण लेता है और मलिक काफूर के साथ मिलकर ये क्या करता है, युद्ध करता है। किसके साथ, वीर पांड्या के साथ। किसके साथ, मलिक काफूर के साथ मिलकर युद्ध करता है वीर पांड्या के साथ।
जब दोनों में युद्ध होता है तो मलिक काफूर तो लूटने के उद्देश्य से युद्ध कर रहा होता है और सुंदर पांड्या शासन के उससे युद्ध कर रहा होता है। तो जब मलिक काफूर विजय हो जाता है वीर पांड्या से, तो सुंदर पांड्या को वो क्या कर देता है, माबार या मालाबार का क्या कर देता है, शासन नियुक्त कर देता है और यहाँ से शुरू करता है वो अपने धन को लूटना। ठीक है, धन को क्या करना, लूटना शुरू करता है। सबसे पहले जब ये लूटता है वो लूटता है लिंग महादेव मंदिर। ठीक है, लिंग महादेव मंदिर, एक लिंग, जिसे आज हम एक लिंग महादेव मंदिर भी कहते हैं, उदयपुर में, राजस्थान में। तो वहाँ से लूटना शुरू करता है। ये जो लिंग महादेव मंदिर है वो राजस्थान में है और जो यहाँ भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं में क्या है, भगवान शिव का मुख स्थित है। ठीक है, मुख की मूर्ति स्थित है चारों दिशाओं में। तो लिंग महादेव मंदिर को लूटता है ये सबसे पहले। जब मालाबार से ये जीतता है उसके बाद ये कहाँ जाता है, लिंग महादेव मंदिर में क्या करता है, लूटता है। पता होता है कि मंदिर है, खजाना होगा, सोना होगा, तो वही चीज़ ये करता है। जिसके बाद ये जाता है, इसके बाद लिंग महादेव मंदिर लूटने के बाद ये अपना दक्षिण अभियान शुरू करता है। और दक्षिण अभियान में जब ये शुरू करता है तो सबसे पहले किसको लूटता है, रामेश्वरम मंदिर को। ठीक है, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु को लूटना शुरू करता है। अब होता क्या है, 1306 ईस्वी में क्या होता है, मंगोल का आक्रमण हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन पर। जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो उस समय क्या होता है, एक शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जो आगे चलकर एक तुगलक वंश चलाएगा। तो वही गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, मंगोल के आक्रमण से रक्षा करता है और मंगोल को भगाता है। जब इसको भगा देता है, मंगोल को भगा देता है, तो गयासुद्दीन तुगलक से प्रसन्न हो जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जब वो प्रसन्न होता है तो उसे एक पद दे देता है। कौन सा पद देता है, सीमा रक्षक का पद दे देता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को क्या करता है, सीमा रक्षक का पद नियुक्त कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं अलाउद्दीन के प्रशासनिक कार्य की। तो जब ही इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसके सामने क्या थे, 3 विद्रोह हुए। 3 विद्रोह हुए, उनके कारणों का इसने पता लगाया। पहले क्या करा, इसने अपने मंत्रिमंडल भेजे और उन विद्रोहों के कारणों का पता लगाया। तो विद्रोह के कारण क्या थे, विद्रोह के कारण ये थे कि सुल्तान को जनता के प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी न होना। मतलब जो सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी था, और उसके मंडल में जो मंत्री थे, तो उनके बारे में क्या था, इसको पता नहीं था। पहला कारण ये था। दूसरा कारण इसका था कि इसके प्रजा में क्या था, मदपान का प्रयोग हो था, तो वो भी एक विद्रोह का क्या था, कारण रहा। तीसरा कारण ये था कि मलिक और आमिरों के बीच, ठीक है, मलिक और आमिरों के बीच की बात करूं तो जो व्यापार करते थे, जो बाजार में व्यापार करते थे और जो अमीरों को बेचते थे, तो उन दोनों के बीच क्या था, एक घनिष्ठ संबंध हो गया था। ठीक है, जो विद्रोह का क्या कारण बना। चौथा कारण था कि जो प्रजा थी, प्रजा के पास था क्या था, धन एकत्र हो गया था। क्या एकत्र हो गया था, धन एकत्र हो गया था। उससे भी क्या था, इसके विद्रोह का ये भी क्या था, एक कारण था। अब जब विद्रोह के कारण इसको पता चल गए तो इसने क्या करा, एक निर्देश जारी करा। उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस विद्रोह को हटाने के लिए एक निर्देश जारी करे। और वो निर्देश कौन कौन से थे, सबसे पहले इसने क्या करा, एक गुप्तचर विभाग बनाया। ठीक है, गुप्तचर विभाग बनाया और वो गुप्तचर विभाग क्या करता था, जानकारी देता था सबकी। ठीक है, जानकारी देता था जनता के बारे में। तो लोगों को इतना भय रहता था इन गुप्तचर विभाग से कि वो घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर भी बात नहीं करते थे आपस में। किसके प्रति, इस अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। दूसरा इसने क्या करा, पूरे राज्य में क्या करा, मदपान निषेध कर दिया। ठीक है, पूरे राज्य में मदपान निषेध कर दिया। अब अगर आज की सरकार मदपान को निषेध कर दे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो इसने क्या करा था, अपने विद्रोह से बचने के लिए मदपान को क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तीसरा इसका निर्देश क्या था, तीसरा निर्देश था मलिक व अमीरों के बीच। ठीक है, मलिक और अमीरों के बीच इसने क्या करा, दूरियां बढ़ा दी। मतलब बीच में एक मलिक और अमीरों के बीच, जब व्यापार के क्षेत्र में इसने क्या करा, बीच में एक और स्टेप डाल दिए। कौन, अलग। चौथी चीज, इनके पास जो एकत्र धन था उसको हटाने के लिए इसने क्या करा, जो एकत्र धन था वो या तो पुरस्कार थी, भूमि थी, तो उस समय वही एकत्र धन माना जाता था। तो वो जो एकत्र धन था
पुरस्कार और भूमि उसको क्या कर लिया, इसने छीन लिया। ठीक है, जब उसको इसने छीन लिया तो वो खालसा भूमि को इसने क्या कर दिया, कृषि में बदल दिया, कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया। अब इसके भू राजस्व सुधार की बात करते हैं। तो इसने क्या करा, भू राजस्व सुधार के लिए भूमि को नापना शुरू करा। अब भूमि को नापना शुरू करा, भूमि की पैमाइश नापना शुरू करा, और उसी के आधार पर, भूमि को नापने के आधार पर एक लगान दिया जाने लगा, एक लगान शुरू करा। और इस जो लगान लेता था, जो विभाग लगान लेता था, उसके लिए एक नया विभाग चाहिए था, और उसने एक नया विभाग बनाया। उस विभाग को क्या नाम दिया, उसने उस विभाग को कहा दीवान ए मुस्तकराज। क्या कहा, दीवान ए मुस्तकराज। जो क्या करता था, जो लगान वसूलता था। ठीक है, जो भूमि की पैमाइश नापने से, जो उस पैमाइश को नाप कर उसी के बराबर क्या था, लगान लिया जाता था, और उसे कहा जाता था दीवान ए मुस्तकराज विभाग। तीसरा, भूमि। अब भूमि की पैमाइश से नापना शुरू करा, तो भूमि की पैमाइश नापने के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट की तो आवश्यकता होगी। तो उसके लिए इसने क्या मेजरमेंट वो प्रणाली अपनाई, वो थी बिस्वा प्रणाली, जो इलाहाबाद की साइड अभी भी चलती है। तो बिस्वा प्रणाली इसने अपनाई। और राजस्व दर क्या निर्धारित करी इसने, 50% राजस्व दर निर्धारित करी। अब इसने क्या करे, दो कर भी लगाए। ठीक है, दो टैक्स भी इसने लगाए। पहला कर इसने लगाया कौन सा, घरी कर। घरी कर मतलब क्या था कि जो मकान पर, जो होम टैक्स मान लो, तो मकान पर जो कर लगता था उसने पहला कर वो लगाया। और दूसरा चराई कर। चराई कर रिलेटेड था किससे, पशुओं से। ठीक है, चराई कर जो था वो पशुओं से रिलेटेड था। तो यही चराई कर, दो कर लगाए, घरी कर और चराई कर। तीसरा, बाजार नियंत्रण की बात करते हैं। इसने क्या करा, बाजार नियंत्रण के लिए एक सस्ता मंडी, मतलब कहेंगे जिसे सस्ता मंडी गल्ला बाजार खोला। ठीक है, और उसमें भी क्या करा, उसमें भी इसको क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे सरा ए अदल वो क्षेत्र होता था जहां चीनी या फिर कपड़े का मार्केट था, सरा ए अदल। तीसरा जो इसने मार्केट बनाया वो बनाया घोड़ों या फिर दासों, पशुओं, इन सब का व्यापार जहां होता था, वो क्या बनाया इसने, तीसरा बाजार बनाया। और शेष वस्तुओं का, जो कम दाम पर शेष वस्तुएं मिलती थी, उनके लिए इसने क्या करा, एक अलग बाजार बनाया। और उस जो ये बाजार नियंत्रण का जो अध्यक्ष बनाया, वो बनाया किसे, मलिक काफूर को। वो किसे बनाया, मलिक काफूर को। जो मलिक काफूर था, जो बाजार का अधीक्षक मलिक काफूर था, वो क्या करता था, व्यापारियों पर नज़र रखता था। ठीक है, व्यापारियों पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था, नज़र रखता था। इसके जो दो कर थे, दो कर की बात करूं तो एक खरास कर होता था, मतलब भूमि कर दिया जाता था। वो दोनों देते थे। कौन देते थे, मुस्लिम भी देते थे और हिंदू भी देते थे। जो हिंदू देते थे भूमि कर, उसे कहा जाता था क्या, खरास। उसे कहा जाता था खराज कहा जाता था। और दूसरा जो कर होता था वो होता था उसरू जो कर था वो मुस्लिमों के लिए भूमि कर था। उसरू जो था वो मुस्लिमों का क्या था, भूमि कर था। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके और प्रशासनिक कार्य की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अनेक प्रशासनिक कार्य करे, जिसमें उसने क्या करा, बाजार की स्थापना करी। ठीक है, अलग अलग हमने देखा, अलग अलग बाजार बनाए, जैसे मंडी अलग बनाई, और घोड़ों के लिए या फिर पशुओं के लिए जो बाज़ार था वो अलग था। सूती कपड़ा हो गया या चीनी हो गया, उनके लिए बाज़ार अलग था। सैनिकों के लिए बाज़ार की स्थापना करी अलग अलग। वस्तुओं के मूल्य व उनकी दरें कम करी। ठीक है, मंडी खुली। ठीक है, मंडी में क्या था, वस्तुओं और मूल्यों की जो दरें थी वो क्या थी, कम हो गई थी। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई, मतलब सभी को समान रूप से क्या किया जाए, हर एक सामान उपलब्ध हो, ऐसी इसने क्या करी, वितरण प्रणाली अपनाई। चौथा, सेना के वेतन में क्या करी, कमी करी। इसने क्या करा, सेना के तो नगद ही देता था, जो भी देता था, मतलब जो इसके वेतन देते थे वो दिया जाता था, नगद दिया जाता था। और उन वेतन में क्या करी, कमी भी करी गई। अब थोड़े और अन्य प्रशासनिक कार्य की बात करते हैं। तो अन्य प्रशासनिक कार्य में इसने क्या करा, दो प्रथा चलाई। कौन कौन सी, एक घोड़े दागने की प्रथा और दूसरी चलाई हुलिया प्रथा। ठीक है, एक चलाई घोड़े दागने की प्रथा और दूसरी क्या थी, हुलिया प्रथा। अब हुलिया प्रथा क्या थी ना, ये एक भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक प्रथा थी
कि हमारे जो साम्राज्य है उसमें मंत्रियों में कोई ऐसा भ्रष्टाचार या सैनिकों में भ्रष्टाचार न करें, इसलिए इसने हुलिया प्रथा को चलवाया। और हुलिया प्रथा क्या थी कि उस समय कैमरे तो नहीं हुआ करते थे कि कैमरे से फ़ोटो खींची और उसके फॉर्म के आगे लिख दिया इसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो करा क्या इसने क्या करा, सैनिकों के एक पहचान बनाई, सैनिकों की क्या करी, एक पहचान का दस्तावेज बनाया। और उस दस्तावेज में क्या होता था कि कौन सा सैनिक की नाक किस तरह है या आंखें उसकी कैसी है। इससे क्या था, भ्रष्टाचार, ये क्या था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रथा थी। अब इसके दरबार में क्या था, दो विद्वान थे। कौन कौन से थे, एक थे अमीर खुसरो और दूसरे थे बर्नी। अमीर खुसरो की बात करूं तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय के सबसे टैलेंटेड विद्वान रहे थे। टैलेंट की बात करूं तो इनने 7 सुल्तानों का, पहली बात तो इनने 7 सुल्तानों का काल देखा था। 7 सुल्तान हुए थे इनके काल में, अमीर खुसरो के काल में। दूसरा, ये क्या थे, लेखक थे, राइटर भी थे और सिंगर भी थे, गायन भी अच्छा कर लेते थे। इन्हें क्या कहा जाता था, हिंदवी भाषा का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिंदवी भाषा का जनक कहा जाता था। अब एक इनने क्या करा, निर्माण करा, किसका, तबला का और सितार का। तबला और सितार का क्या करा, निर्माण करा, ठीक है। सितार मतलब क्या, वीणा। वीणा को क्या करा इन्होंने, संशोधित करा। वीणा को संशोधित करके क्या बनाया, सितार बनाया। और जो बर्नी थे, जो दूसरे विद्वान थे, उनके द्वारा क्या लिखी गई, एक तारीख ए फिरोज शाही क्या लिखी गई, पुस्तक लिखी गई। अब स्थापत्य क्षेत्र की बात करूं तो स्थापत्य क्षेत्र में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जब गुजरात विजय करी 1298-99 में, जब उसने गुजरात को जीता, उसके बाद इसने क्या करा, एक अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, अलाई दरवाजे का निर्माण। अब जो क्या था, कुतुब मीनार के सामने है, ठीक है। कुतुब मीनार के सामने क्या है, हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में जब जीत गया था, तो उसके बाद क्या करा, उसने एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और कुतुब मीनार के सामने, ठीक सामने क्या करा गया, एक अलाई दरवाजे का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एक अलाई दरवाजे का निर्माण हुआ। वो किसने करा, वो करा अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, इसने क्या करा, एक वृत्ताकार अलाई किला बनवाया। क्या बनाया, वृत्ताकार अलाई का किला बनवाया। कहाँ बनाया, दिल्ली में, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे जानते हैं कोस्के सिटी के नाम से। किसके नाम से, कोस्के सिटी के नाम से। तीसरा था होश खास क्या था ना, ये इसके द्वारा स्थापित किया गया एक नया क्षेत्र था, ठीक है। एक नया क्षेत्र था जो आज भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो में होश खास रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन है, जो येलो लाइन स्टेशन है मेट्रो का। तो वही होश खास का जो निर्माण कराया था, जो स्थापत्य क्षेत्र करा था, वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दिल्ली में ही इसने एक जमात पाक मस्जिद बनवाई, हज़ारपंथा महल बनवाया और एक सीरी फोर्ट बनवाया। सीरी फोर्ट जो था वो 1303 ईस्वी में बनाया गया और मंगोलों से सुरक्षा के उपलक्ष्य में क्या था, ये एक तरह का दुर्ग था, ठीक है। दुर्ग था जो मंगोलों के आक्रमण से रक्षा हेतु बनाया गया। अब 1316 ईस्वी में क्या होती है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसका पुत्र 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और वो कौन होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके 2 पुत्र होते हैं, एक होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और दूसरा होता है मुबारक शाह खिलजी। जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी होता है वो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद क्या होता है, 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और किसके संरक्षण में बैठता है, वो बैठता है मलिक काफूर और सिहाबुद्दीन के संरक्षण में। मलिक काफूर और सिहाबुद्दीन के संरक्षण में कौन बैठता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी होता है, उसी की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन के दूसरे बेटे द्वारा, मुबारक शाह खिलजी द्वारा। और मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में सत्ता पर बैठता है। जब वह सत्ता पर बैठता है तो वो क्या करता है, खलीफा सत्ता को ठुकरा देता है और खुद को एक नाम देता है, खिलाफत उल्लाह। क्या नाम देता है, खिलाफत उल्लाह नाम देता है। खिलाफत उल्लाह का अर्थात हो गया अल्लाह का प्रतिनिधि। क्या हो गया, अल्लाह का प्रतिनिधि, ठीक है। तो खिलाफत उल्लाह किसे दिया जाता है नाम, तो वो दिया जाता है मुबारक शाह
खिलजी को। अब होता क्या है, जब मुबारक शाह खिलजी बैठा होता है 1320 में दिल्ली सल्तनत पर, तो नसरुद्दीन खुसरो क्या करता है, हत्या कर देता है मुबारक शाह खिलजी की, और एक नया शासक उभर कर आता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। वही गयासुद्दीन तुगलक जो मंगोलों से क्या करता है, रक्षा करता है, मंगोलों से क्या करता है, बचाता है अलाउद्दीन खिलजी को, क्षेत्र को। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सीमा रक्षक का पद दे दिया था। तो वही गयासुद्दीन तुगलक आता है जो एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमारे आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।